देखो भाई नोटिफिकेशन आ रहा है क्या? नोटिफिकेशन देखो। आ गया। चलिए भाई। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर सेल ऑफ गुड एक्ट का, जिसमें अब की बार हम कहाँ पर आ गए हैं, कहाँ तक की हमने व्यवस्था इसमें कंप्लीट कर ली है कि जी एक तो कॉन्ट्रैक्ट बना जिसमें एक सेल होती है, एक एग्रीमेंट टू सेल होता है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसके अंदर हमने कहा कि कभी कंडीशन आ जाती है, कभी वारंटी आ जाती है, कुछ बेसिक बातें करी और फिर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए डिलीवरी के रूल्स बताए। लेकिन अब इन सब के अंदर एक वर्ड हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हुए आए हैं, अनपेड सेलर। ठीक है। तो आज ये चैप्टर जो है पूरा सिर्फ और सिर्फ अनपेड सेलर पे बात करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सेल ऑफ गुड एक्ट के अंदर। रीजन, क्योंकि लॉ ने ये लिख तो दिया कि बिल बनते ही ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाता है, ये तो आपने लिख दिया, लेकिन यहां से बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों को हो गई कि कभी कभी लोग विश्वास में किसी को बिल दे देते हैं, और दे देते हैं तो भैया वो तो प्रॉब्लम में आ गए, उनका तो गुड्स कभी वापस आना ही नहीं है, क्योंकि आपने तो लिख ही यही दिया। वही तारीख है उसमें देखना। तो यहाँ पे आपका जो अनपेड सेलर है वो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल बन गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल क्यों बन गया? क्योंकि जब हम अनपेड सेलर की बात करते हैं तो अनपेड सेलर आते ही आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए कि ऐसा सेलर है जिसके गुड्स तो बिक गए हैं, बिल बन गया है, डॉक्यूमेंट बन गया है, लेकिन इसको इसका पैसा नहीं मिला। तो अब कोर्ट इससे कह रहा है कि भाई तू डर मत, अगर तेने बिल बना के दे भी दिया है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो गई, तेरे से सिर्फ ओनरशिप का ट्रांसफर हुआ है, तेरे पैसे हम जरूर दिलवाएंगे। ठीक है। तो कुछ राइट हैं इंडिया में, अगर आप एक अनपेड सेलर बन जाते हैं तो घबराएं ना, आपके पास कुछ राइट्स हैं। जैसे राइट हमको कौन सा देता था? कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होने पर। वैसे तेरा भी तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, तूने तो किसी को चीज दे दी, तेरे पैसे नहीं मिले, तो ये भी तो एक तरह का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब मैं वहां राइट देता हूं तो मैं यहां भी राइट दूंगा किसी अनपेड सेलर को। अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं कि पहले आता है, देखो इसके अंदर राइट ऑफ बायर। पहले तो बायर के क्या राइट है, बायर के सारे राइट हम पढ़ के आ चुके हैं, सिर्फ आपको पढ़ना है। हमें जो नया पढ़ना है ना वो है राइट ऑफ अनपेड सेलर। मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूं। पहले सेल ऑफ गुड एक्ट में बायर को क्या क्या राइट है, सारे आपके पढ़े हुए हैं, एक बार पढ़ लीजिए। राइट ऑफ बायर, जनरल राइट, एक एक करके पढ़ते जाना। सारी चीजें अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो सारे आपको आने चाहिए, एक एक वर्ड में देखते चलेगा। पहला समझ में आता है, डिलीवरी लेने का राइट है। अरे भाई रिजेक्ट करने का राइट है अगर रॉन्ग क्वांटिटी हो तो। अरे भाई इंस्टॉलमेंट में राइट टू रिफ्यूज द गुड्स बाय इंस्टॉलमेंट, अगले इंस्टॉलमेंट रिफ्यूज करने का राइट है। ठीक है। नोटिस ऑफ शिपमेंट केस ऑफ गुड्स आर सेंड बाय सी, अब वो जो हमने सी वाला एरिया है उसमें मुझे नोटिस मिलना चाहिए कि आपने उधर से गुड्स भेज दिए हैं। ठीक है। और राइट टू एग्जामिन द गुड्स, ये भी पढ़ के आ चुके हैं, गुड्स को एग्जामिन करने का भी उसको राइट है। तो सारे राइट हमने बायर के तो पढ़ लिए हैं। अब राइट ऑफ अ बायर अगेंस्ट द सेलर, ये तो थे नॉर्मल राइट। अब राइट ऑफ बायर, सेलर के अगेंस्ट क्या क्या राइट आएंगे उसको। तो सेलर के अगेंस्ट वाले राइट भी काफी काफी सारे आपके देखे हुए से हैं, देखिएगा। पहला, अगर सेलर उसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो वो क्या क्या कर सकते हैं। he fails to deliver the goods at the time or in the manner called in the contract, तो वो क्या करे? he repudiate the, अरे भाई अगर सेलर तेरे टाइम पे गुड्स नहीं दे रहा है तो तू भी रेपुडिएट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। और नॉन कंफर्मिटी, अगर आपके गुड्स कंफर्म नहीं कर रहे हैं, द बायर रिजेक्ट द गुड्स, वो भी हो सकता है। ठीक है। और बायर के पास ये राइट्स आएंगे सेलर के अगेंस्ट में, क्या क्या राइट्स आएंगे देखते चलेगा। और अभी अभी हम पढ़ के भी आ चुके हैं राइट। सूट फॉर नॉन डिलीवरी, तुमने मुझे डिलीवरी टाइम पे नहीं दी तो इसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ डैमेजेस हुए होंगे ना, तो क्या डैमेज क्लेम करने का राइट, सिंपल सा राइट मिल रहा है। रॉन्गफुली नेग्लेक्ट किया है आपने और तो बायर मे स्यू द सेलर फॉर डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, नॉन डिलीवरी की वजह से जितना डैमेज हुआ है वो आपसे क्लेम कर लूंगा। द रेमेडी वुड बी अवेलेबल इवन इफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, ये तो तब भी अवेलेबल है जब ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया हो। भाई आप डिलीवरी नहीं दे रहे हो, मेरी चीज तो मेरे पास आ गई है लेकिन देने तो आप ही आओगे, नहीं आ रहे हो तो मैं आप पे डैमेजेस का क्लेम कर लूंगा। और ये वाला तो आपका कॉन्ट्रैक्ट से जाना पहचाना आ रहा है। क्या कभी कभी मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी तो मांग सकता हूं, मुझे तो यही गुड्स चाहिए, क्यों? क्योंकि वो रेयर हो सकते हैं, यूनिक हो सकते हैं, एंटिक आइटम्स हो सकते हैं। तो ऐसे केस में बायर कह सकता है ना कोई डैमेज क्लेम ना कोई रिजेक्शन, मुझे तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाओ कोर्ट्स भाई साहब, जज साहब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाइए। तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये आपका काम है, एक बार आप इसको घर पे देख लीजिएगा, सारी चीजें हमारी देखी हुई है। हम आगे बढ़ते हैं।
और इसके बाद भी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ना वो भी आपका पड़ा हुआ है, देखिए ये फिर से बायर के और राइट्स आ रहे हैं, और ये वाले राइट आप देखो क्या कह रहा है, ये वाला भी पढ़ के आयो भैया। अगर कोई आपकी वारंटी तोड़ता है क्या करें, डैमेज क्लेम कर लें, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा राइट आ रहे हैं, वो भी मैं साथ में बता देता हूँ, देखते हुए चलेगा। वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय द सेलर, सेलर ने आपकी वारंटी तोड़ी तो उसमें कुछ डिफेक्ट था गुड्स में, और वेयर द बायर इलेक्ट और इज कंपेल्ड टू ट्रीट एनी ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। देखो दो तरीके से हो सकता है, या तो सेलर ने ही कोई वारंटी तोड़ी या मैंने ही किसी कंडीशन को क्या बना लिया, वारंटी, तो दोनों ही केस में ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ। पॉइंट समझना, एक तो थी ही सेलर की वारंटी, तो वारंटी टूटी तो वारंटी का तो डैमेज क्लेम में करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैंने अपनी कंडीशन को अगर वारंटी बनाया तो बना सकता हूं, पढ़ के आए आगे, वॉलंटरी में चूज कर सकता हूं, तो फिर अब मैं उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन थोड़ी बोलूंगा, ब्रीच ऑफ वारंटी बोलूंगा, क्योंकि मैंने तो खुद ही चूज कर लिया ब्रीच ऑफ वारंटी बोलना। ठीक है, अब इस केस में क्या क्या रेमेडी, अगर तुम्हारी वारंटी टूटती है तो हम वहां पढ़ के आए, आपको डैमेज क्लेम का राइट है, अब उस डैमेज क्लेम को आप ले कैसे कैसे सकते हो वो देखना है यहाँ पे। द बायर हैज द फॉलोइंग रेमेडी, पहला ही मे क्लेम डिडक्शन फ्रॉम द प्राइस। बायर ये बोल सकता है, आप अपने आप को रख के देखो, हम नॉर्मली ऐसी बातें करते हैं सेलर से, उन्हें कहा सेलर भाई साहब देखो इसमें गुड्स में डिफेक्ट निकला है, तो या तो आप एक काम करो, जितना का डिफेक्ट है ना उसका प्राइस उतना कम कर दो। ठीक है, मतलब आप मुझे ये 15,000 में बेच रहे हो और इसका जो डिफेक्ट है ना उसके हिसाब से तो ये 10,000 का है, तो या तो आप मुझे 10 में बेच के फ्री हो, तो मैं मानूं कि भाई आपने मेरे को वारंटी का जो पैसा था वो लौटा दिया। ठीक है, तो पहला तरीका मैं उससे प्राइस रिड्यूस करवा लूं, रिडक्शन करवा लूं। दूसरा, he may refuse to pay the price altogether if loss is equal to, मैं पैसे देने के लिए मना कर सकता हूं क्योंकि सर इसमें जो डिफेक्ट था ना वो इतना ज्यादा था कि उसको ठीक कराने में तो प्राइस से भी ज्यादा पैसे लग जाएंगे, तो मैं तो आपके पैसे ही नहीं दे रहा। ठीक है, ये भी वो कर सकता है, तो या तो प्राइस कम करा ले या ऑल टुगेदर पूरा ही प्राइस खत्म कर दे। ठीक है, और तीसरा, चलो ये तो अब स्टेप बाय स्टेप चलना, पहले वाले में वो कह रहा है लॉस प्राइस से कम था तो डिडक्शन, दूसरे वाले बोला लॉस प्राइस के बराबर था तो प्राइस ही पे नहीं करूंगा, तीसरा लॉस प्राइस से भी ज्यादा चला गया, मतलब इतना खर्चा हो गया उस चीज पे क्या वो तो प्राइस से भी ज्यादा है, तो क्या करूं, तो देखिए मैं उसको लॉस एक्सीड द प्राइस, ही मे नॉट ओनली रिफ्यूज टू पे द प्राइस बट ऑल्सो क्लेम द एक्सेस, और यहां हमारी बात आ गई वो डैमेज वाली। उन्होंने कहा जी 10,000 की चीज में 10,000 का तो खर्चा होना ही है, बट ऊपर से 2,000 रुपए और लगने वो भी आप दो, तो आपकी गलती है, आप कैसे कहीं भी ठीक कराओ या मैं ठीक कराऊंगा तो मुझे पैसे दो। ठीक है, और लास्ट में ही मे sue द सेलर फॉर डैमेज ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी इन एडिशन टू द राइट टू क्लेम डिमिनिशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस, यानी कि प्राइस को घटाने बढ़ाने के अलावा अगर मुझे और भी कोई ऑर्डिनरी स्पेशल वो सारे डैमेजेस हुए वो तो वो मैं लूंगा ही लूंगा, मतलब डैमेज तो अलग ही है, वो तो हर बार मिलेगा आपको, लेकिन ये प्राइस घटाने बढ़ाने का काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हमको इतने सारे राइट वारंटी में मिल गए, लेकिन फाइनली सबका रिजल्ट एक ही पे है, या तो आप ठीक कराओ नहीं तो मैं ठीक कराऊंगा, तो मैं उतने प्राइस आपसे वसूल कर लूंगा। अगर 15,000 की चीज में 5,000 मैंने खर्च किया है तो मैं आपको 10 दूंगा, 15 पे मैंने 15 खर्च कर दिया तो कुछ नहीं दूंगा, और ज्यादा खर्च हो गया तो तुमसे और ऊपर का क्लेम कर लूं। ठीक है, ये वो कह रहा है। इसके बाद वारंटी भी हमारा पड़ा हुआ था इसलिए इसमें कोई खास चीज नहीं है, एंटीसिपेटरी ब्रीच पड़ा हुआ है भाई, बताइए पढ़ के आए, अगर कोई सेलर आपकी एंटीसिपेटरी ब्रीच करता है तो दो राइट आते हैं, या तो लाइव रख लो अलाइव, या फिर हाथों हाथ कैंसिल करके डैमेज क्लेम करने जाओ, तो बायर भाई सबके हाथ में दोनों राइट हैं, पढ़िए इसको एक बार। तो पहला आ रहा है where the seller repudiated the contract before the date, the buyer may either treat the contract as subsisting यानी कि alive, ठीक है, और wait till the date of delivery, और चाहे तो treat the contract as rescinded और sue for damage। तो ये कोई नई बात नहीं, ये भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट में, अरे भाई इन सब के अलावा मैं क्या अपना, अगर मुझे वो चीज ही समझ में नहीं आ रही तो मैं अपने प्राइस भी, पैसे भी तो वापस लेने के लिए केस कर सकता हूं, अगर मैंने प्राइस पे कर दिया है तो, जैसे अनपेड सेलर अपना पैसा मुझसे ले सकता है तो बायर ने भी तो पैसे पे कर दिए तो वापस ले सकता है, तो मैं रिकवरी ऑफ प्राइस तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन अगर तुमने प्राइस देने में डिले किया तो मैं तुमसे और क्या मांग लूंगा,
इंटरेस्ट। अरे भाई आपको मेरे को केस करना पड़ा और आपने 1 साल बाद पैसा दिया तो 1 साल का ब्याज कौन भरेगा भाई, वो भी तो दो। तो इंटरेस्ट प्लस रिकवरी ऑफ मनी, दोनों का केस मैं आप पे कर दूंगा। ठीक है, तो लाइन देखिए, if the buyer has already paid the price and seller failed to deliver the good, the buyer is entitled to file a suit for refund of price। जब तुम डिलीवरी नहीं कर रहे तो सर मेरे पैसे वापस दो, ठीक है, लेकिन साथ में वो क्या कर देगा, इंटरेस्ट ये भी वो क्लेम कर देगा, और स्पेशल डैमेजेस भी हो तो वो भी क्लेम कर देगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट एंड सच रेट इफ थिंक फिट। या तो तुम इंटरेस्ट रेट लिखो, और नहीं लिखोगे तो कोर्ट को जो इंटरेस्ट रेट सही लगेगी वो आपको इंटरेस्ट दिलवा दिया जाएगा। तो फाइनली ये वाले जो पोर्शन थे ये तो सिर्फ आपको रीड आउट करने हैं, मतलब इसमें कोई डिटेलिंग में जाने का काम नहीं है। अब हमारा मेन पोर्शन ये अब चैप्टर स्टार्ट होता है जहां पे हम आ गए अनपेड सेलर। और जब हम अनपेड सेलर की बात करते हैं तो हमको क्लियर हो चुका है एक अनपेड सेलर कौन है, जिसका पेमेंट नहीं मिला है सेल होने के बाद। अब उसके लिए क्या क्या चीजें हमको इसमें पढ़नी है, सबसे पहले सीधा स्टार्ट करते हैं, राइट बाद में देखेंगे। पहले तो लॉ के हिसाब से पता कर लें कि अनपेड सेलर होता कौन है, लॉ कैसे अनपेड सेलर मान रहा है। हम तो चलो अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लॉ की लैंग्वेज क्या है, तो लॉ की लैंग्वेज में डेफिनेशन आ रही है अनपेड सेलर की, द सेलर इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अगर ये दो चीजें हो जाएं तो वो अनपेड सेलर बन जाएगा। क्या दो चीजें हो जाएं भैया, पहला देखिए, इफ द होल ऑफ द परचेस प्राइस इज नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, जो तुमने डेट दी थी उस डेट पर तुमने प्राइस पे पूरा ही प्राइस, तो तुम अनपेड सेलर हुई सही। लेकिन इफ द पेमेंट इज मेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है तुमने कोई बीआरबीपी साइन करके मुझे अभी तो दे दिया, तो एक तरीके का मेरे पास सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट तो आ गया, तो मैं आज अनपेड सेलर नहीं हूं क्योंकि मेरे पास बीआरबीपी है, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर। यानी कि जब उसकी ड्यू डेट आई तो आपने उसका पेमेंट देने से मना कर दिया, तो आपका चेक, आपका बीआर, आपका बीपी डिसऑनर हो गया। और अगर इस दिन डिसऑनर हुआ है तो मैं अनपेड सेलर किस दिन बना, जिस दिन वो डिसऑनर हुआ। अगर यही देखो दो चीजें ले लो इसमें, एक मैं कैश सेल कर रहा हूं आपको, तो मैं अभी के अभी आपको गुड्स दे दिए, बिल बना के दे दिया, और आपने कहा जी मैं 1 घंटे में आपके पैसे भिजवा रहा हूं, वो 1 घंटे बाद पैसे नहीं आए तो मैं तो 1 घंटे बाद ही बन गया अनपेड सेलर कैश सेल में तो। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज अगर मैंने 1 महीने का साइन किया हुआ है 30 दिन का, तो मैं 30 दिन तक अनपेड सेलर नहीं हूं, 30 दिन बाद अनपेड सेलर हूं जब वो डिसऑनर होगा। मान लीजिए किसी ने आपको चेक दे रखा है, उन्होंने कहा चेक पे डेट है सर ये 25 जुलाई की डेट है, इसको 25 जुलाई को लगा लेना, तो मैं 25 जुलाई तक अनपेड सेलर नहीं हूँ। 25 जुलाई को मैंने चेक लगाया और बैंक ने कहा जी डिसऑनर हो गया चेक, तो मैं अनपेड सेलर बन गया। यानी कि दोनों केस में मैं अनपेड सेलर बन सकता हूं। अब आते हैं राइट्स पे, तो भैया ये बन गया अनपेड सेलर, तो अनपेड सेलर के क्या क्या राइट हैं, तो एक एक राइट करते चलते हैं, जिसमें 2 टाइप के राइट हमको अनपेड सेलर ने दिए, अगेंस्ट द गुड्स। अब यहीं पे सिचुएशन समझते हुए चलना, अगेंस्ट द गुड्स वाला राइट कब आएगा, जब, ध्यान से सुन लेना सिचुएशन, जब सेलर ने बिल बना के तो दे दिया है लेकिन गुड्स अभी भी सेलर के पास रखे, पोजीशन सेलर का है, तो मिलेंगे ये 3 राइट। इन तीनों राइट में आपके दिमाग में एक ही सिचुएशन चलनी चाहिए कि बिल बन के बायर के पास गया बट गुड्स अभी भी सेलर के पोजीशन में है, तो ये 3 राइट ले ले भैया। और अगर आपका बिल भी बन गया और गुड्स भी चले गए, गुड्स का पोजीशन भी चला गया, गुड्स भी ले गया वो, तो फिर आपको मिलेंगे ये वाले 4 राइट। ठीक है, मतलब जब गुड्स का पोजीशन हो तो ये राइट ले ले, और अगर गुड्स का पोजीशन नहीं है तो बायर के खिलाफ राइट ले ले 4 राइट। तो बायर के अगेंस्ट 4 राइट मिलेंगे, गुड्स के अगेंस्ट 3 राइट मिलेंगे, टोटल 7 राइट्स हैं हमारे अनपेड सेलर के। तो यहां से हमको एक क्लियरिटी आ जाती है कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके चल रहे हैं। पहली सिचुएशन को उठा के चलते हैं कि पहली सिचुएशन में क्या मान के चलना है, बिल बन गया है बट गुड्स सेलर के ही पास रखे हैं, तो सेलर अब क्या कर रहा है, अब आप अपने आप को रख के देखो, आपने अभी गुड्स नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, उन्होंने कहा यार जब पेमेंट आएगा तब दे देंगे गुड्स, तो ठीक है बिल बना के भले आपको दे दिया विश्वास पे, पर गुड्स रख लिए। अब आप फोन कर रहे हो बायर को, तो बायर कह रहा है जी हाँ 2 दिन बाद ले लेना, 3 दिन बाद ले लेना, पेमेंट नहीं कर रहा, तो फिर कहीं ना कहीं गुड्स तो है अभी आपके हाथ में, तो लॉ कुछ तो राइट आपको देगा इन गुड्स के ऊपर। तो क्या राइट दे रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नाम ही आपको क्लियर है वैसे भी, राइट ऑफ लियन, और इसको वेंडर्स लियन भी बोलते हैं। लियन मतलब पोजीशन, ठीक है, आपका चीज पे आ गया पोजीशन, और पोजीशन जो आया
और इसको कहें तो एक तरीके से हिंदी में कहूं तो कब्जा करना। मैंने तो भैया, अब बताओ गुड्स किसके हैं? बायर के। बिल तो बन गया, लेकिन मैंने बायर को फोन करके क्या कहा? उन्हें कहा देखो सर, पैसे नहीं दोगे तो मैं भी गुड्स नहीं दे रहा, मैं बेचूंगा नहीं। बेचना अलग, वो रीसेल का राइट है। मैं कब्जा करके बैठ गया आपके गुड्स पे। आपको गुड्स चाहिए मेरे यहां से उठाने हैं तो पैसे देने आ जाना। अब पॉइंट समझना, बायर कह रहा है वाह जी वाह, ऐसे कैसे गुड्स रख लोगे, बिल तो मेरे पास है, डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप अपना प्राइस का केस कर लो बोले कोर्ट में जाके, लेकिन लियन नहीं रख सकते। तो बोल रहा रख सकता हूं सर। तो अब बायर जा रहा है कोर्ट में। पॉइंट समझना, मैं सिचुएशन बना रहा हूं। बायर कोर्ट में जाके कह रहा है अरे सर, जब डॉक्यूमेंट मेरे पास है तो मेरे गुड्स क्यों नहीं दे रहा? तो कोर्ट खुद फेवर करेगा सेलर का। कोर्ट कहेगा भैया जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक राइट ऑफ लियन उसके पास है, और आपको अगर अपने गुड्स चाहिए तो कर दो पेमेंट, मैं दिलवा देता हूं अभी आपके गुड्स। तो कब्जा करने का राइट मुझे कौन दे रहा है? खुद कोर्ट दे रहा है। ठीक है, तो लाइन समझते हुए चलेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल वाइज को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है, यहाँ पे मेन वर्ड ले लेता हूं मैं। मेन वर्ड आ रहा है, सेलर हैज ऑन द गुड्स ऑफ द प्राइस, लियन जमा लेगा व्हेन ही इज इन द पोजीशन, लेकिन इसके लिए पहले से उसके पास पोजीशन होना चाहिए, अंटिल द पेमेंट और टेंडर ऑफ प्राइस, जब तक उसका प्राइस पे ना हो जाए। ठीक है, अलियन, लियन का मीनिंग आ रहा है, अलियन इज अ राइट टू रिटेन द गुड्स अंटिल द पेमेंट ऑफ द प्राइस। जब तक आपका प्राइस का पेमेंट ना हो जाए तब तक अगर मैं गुड्स को रिटेन करके रखूं तो यही मेरा लियन कहलाता है। ही इज एंटाइटल्ड टू लियन इन द फॉलोइंग 3 केसेस। ये भी क्लियर कर लें, कितने केसेस में उसको लियन मिलेगा। कितने केसेस में मिलेगा? देखिए पहला केस आता है वेयर गुड्स हैड बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टेपुलेशन, यानी कि कौन सी सेल हुई थी? कैश सेल। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपने कहा कि मैं कोई सर उधार नहीं देता, आप तो अभी पैसे लाके देना, ये बिल ले जाओ घर से पैसे ले आओ, और गुड्स यहाँ पे बंधे हुए रखे हैं आपके, आप पैसे दे जाना और मेरा नौकर जो है ना आपकी गाड़ी में गुड्स रख देगा। ठीक है, अब आप पैसे लेके आए नहीं, तो इसका मतलब कैश सेल के टाइम पर ही क्या हो गए? आप तो अनपेड सेलर हो गए। तो अनपेड सेलर होते ही आप अपने गुड्स अपने कब्जे में कर लो अभी के अभी। और दूसरा वाला भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, दूसरे वाले में कब गुड्स पे लियन जमाऊं? बट टर्म ऑफ क्रेडिट, मैंने क्रेडिट पे गुड्स दिए थे। उसने कहा था जी मैं उधार गुड्स ले रहा हूं, 15 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। 15 दिन बाद वो पेमेंट करने नहीं आया, 15 दिन पूरे हो गए, तो अब तो मेरा राइट बन गया कब्जा करने का। ठीक है, तो ये दोनों काम मैं कर सकता हूं। और तीसरा, जैसे ही मुझे पता लगे कि बायर, अब इसमें टर्म वर्म नहीं देखनी, अरे भैया आप क्या क्रेडिट टर्म देखूं, बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट से अनाउंसमेंट आ गया, तो ऐसा बंदा तो कभी पेमेंट करेगा ही नहीं, तो रख लो। क्यों रख लो? क्योंकि आएगा इसका ऑफिशियल रिसीवर, याद करिए पढ़ के आए, इसका ऑफिशियल ढूंढता ढूंढता आएगा कि बिल है, जब ये मेरे पास आएगा तो मैं बोलूंगा ले जाओ सर गुड्स, लाओ मेरे भी पैसे दे दो। ठीक है, अब वो ऑफिशियल से मना तो नहीं कर सकता क्योंकि आपका राइट ऑफ लियन तो है, इसलिए आपने अपने गुड्स को पकड़ के रख लिया इंसॉल्वेंसी के टाइम पे। ठीक है, तो 3 वर्ड हो गए। कैश सेल हुई है तो हाथों हाथ जमा ले लियन, क्रेडिट सेल हुई है तो क्रेडिट टर्म जब एक्सपायर हुआ तब राइट ऑफ लियन जमा ले, और जैसे तुझे पता लगा बायर इंसॉल्वेंट हो गया तब जमा ले। ठीक है, अब लेकिन राइट ऑफ लियन जमाने के लिए कुछ रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे, और रूल्स क्या है वो देखिए। पहला रूल, द सेलर मे एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन नॉट विद दैट इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एन एजेंट और बेली ऑफ द बायर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इस मतलब राइट ऑफ लियन कितना बड़ा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है लॉ हमको, कि भाई तेरे पास एज अ सेलर गुड्स रखे हुए हैं तब तो तू राइट ऑफ लियन जमाएगा ही जमाएगा, लेकिन एज अ बेली, एज अ एजेंट, और अभी भी पढ़ के एज अ थर्ड पार्टी तेरे पास गुड्स रखे हुए हैं तब भी तू लियन जमा लेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको जो लियन का पॉइंट आता है वो देखिए, मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूं, लाइन समझना जी, एक मिनट। यहाँ पे देखिए आपके पास, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि आपका राइट ऑफ लियन इतना बड़ा है कि अब आप सेलर भी नहीं रहे, आप क्या बन गए हो? बेली, एजेंट और थर्ड पार्टी। और अभी अभी उसका एग्जांपल देके आया हूं, याद करिए कौन सी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में याद करना, ए ने कहा ए को गुड्स दो बी को। ठीक है, तो ए ने, ए कौन था? सेलर, बी था बायर। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी याद कर लेना, बायर ने सेलर से कहा अरे सर मैं आपके पैसे लेके आऊंगा तब आप मुझे गुड्स दे देना, लेकिन 2 दिन के लिए गुड्स आपके गोडाउन में रख लो ना।
मैं आपको उसका रेंट भी दे दूंगा। तो सेलर अभी कौन बन गया? गोडाउन कीपर। ठीक है, तो गोडाउन कीपर बनने के बाद आप एक बात बताइए, जो बंदा गोडाउन कीपर बन गया तो वो अब सेलर थोड़ी रहा। लेकिन अब ये बी आनाकानी कर रहा है पैसे देने में और आ नहीं रहा, तो सेलर कह रहा है कि जय भाई साहब मैं आपके गुड्स नहीं दूंगा। तो बायर इस पे एक रूल निकाल रहा है, अरे सर अब आप सेलर थोड़ी रहे, आप तो गोडाउन कीपर, आप तो मेरे लिए काम कर रहे हो, तो आप कैसे गुड्स रख सकते हो? उन्होंने कहा रख सकता हूं, भले मैं तेरा बेली हूं और भले मैं तेरा एजेंट हूं, जब तक तू पैसे नहीं देगा तब तक राइट ऑफ लियन तो चलेगा। ठीक है, तो राइट ऑफ लियन कितना बड़ा है कि आप सेलर की पोजीशन से हट भी जाओ तब भी आप राइट ऑफ लियन जमा पाओगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, राइट ऑफ लियन के बाद हमारे पास आता है, इसमें पहला रूल हो जाता है, और पहले रूल के बाद सेकंड रूल देखिए, इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, चलो जी आपने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए थे, द सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू पार्ट विद पोजीशन अनलेस द टर्म ऑफ क्रेडिट एक्सपायर्ड। ध्यान रखना, यहाँ पे दो सिचुएशन बन रही है, और सिचुएशन को आप प्रैक्टिकली समझना। देखो जब हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है, आपने किसी को 15 दिन की क्रेडिट दी है तो आपसे ये कहेगा ना सर मैं 15 दिन बाद पैसे दे जाऊंगा, गुड्स तो दे दो। तो नॉर्मली 80 to 90% केस में तो क्या होता है, बंदा गुड्स भी दे देता है कि भाई पैसे 15 दिन बाद आ जाएंगे। तो एक बात बताओ, जब आपने क्रेडिट के टाइम पे गुड्स भी दे दिए तो ये राइट तो आपके हाथ से वैसे ही गया, राइट ऑफ लेन कहां बचा? क्योंकि आपने गुड्स को क्रेडिट के टाइम पर ही दे दिया। लेकिन कुछ शाणे सेलर भी होते हैं, उन्हें कहा सर एक काम करो ना, पैसे 15 दिन बाद आएंगे तो गुड्स भी 15 दिन बाद ही ले लेना, रखिए मेरे पास आपके गुड्स, कहीं जा थोड़ी रहे, आपको इतना भी विश्वास नहीं है, खा थोड़ी जाऊंगा आपके गुड्स। ठीक है, बाहर भी कह रहा है आपको विश्वास नहीं है क्या? तो हाँ बिल्कुल नहीं भाई साहब। ठीक है, तो सेलर ने क्या करा, पूरे क्रेडिट टाइम पे गुड्स अपने पास रख लिए। तो फिर जैसे क्रेडिट टर्म एक्सपायर हुई, अब वो पैसे देने नहीं आया, अब लगा लो राइट ऑफ लियन, क्योंकि आपकी क्रेडिट टर्म एक्सपायर हो गई और गुड्स आपके पोजीशन में थे। तो ये वाला राइट तभी मिलेगा जब गुड्स पोजीशन में हो, क्रेडिट टर्म एक्सपायर हो गई हो। तो ये देखिए, सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू पार्ट द पोजीशन, तो सेलर को आप पोजीशन छीन नहीं सकते क्रेडिट टर्म एक्सपायर होने के बाद, ये कहते हुए अरे सर गुड्स तो क्रेडिट पे थे तो गुड्स तो दिलवाओ। सेलर ने नहीं देने, नहीं देगा, वो राइट ऑफ लियन कमाएगा। ठीक है, तीसरा, लियन कैन बी एक्सरसाइज फॉर नॉन पेमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लियन सिर्फ नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस के लिए जमाया जा सकता है, चार्जेस के लिए नहीं। ठीक है, इट मींस एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ए ने जो बी से गुड्स खरीदे हैं, इस बायर ने, इसको बायर को पैसे देने 10,000 रुपए, लेकिन इस 10,000 रुपए के अलावा पैकिंग का खर्चा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ है। तो वो क्या है, बी ने बिल में जोड़ के भेजा कि सर टोटल बिल बन गया आपका 12,000 का, गुड्स तो 10,000 के ही है, लेकिन ये 2,000 रुपए किस बात के हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, ये भी आपको देने। तो ए ने क्या करा, 10,000 तो दे दिए, लेकिन 2,000 देने में आनाकानी कर रहा है, यानी कि चार्जेस पे नहीं कर रहा, गुड्स का प्राइस आ गया है। तो बी बोलता है सेलर नहीं दे रहा सर आपके गुड्स, लाओ पहले 2,000 रुपए दो। यहां राइट ऑफ लियन गया। ठीक है, राइट ऑफ लियन प्राइस के लिए होता है, चार्जेस के लिए नहीं। अब कोर्ट में जाएगा बायर और वो कह देगा, उन्होंने कहा जी सर ये तो चार्जेस के बदले में राइट ऑफ लियन जमा रहे, हाँ ये चार्जेस के लिए केस कर ले मेरे ऊपर, लेकिन राइट ऑफ लियन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे वापस चल रहे हैं, अब की बार लाइन पढ़ना, नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस है, नॉट फॉर एनी अदर चार्जेस, और चार्जेस में कुछ भी आ सकता है, डिलीवरी चार्ज, पैकिंग चार्ज, इंश्योरेंस, कुछ भी मैंने कराया हो वो सब आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, ये तो आपका बहुत अच्छा जाना पहचाना पॉइंट है, पार्ट डिलीवरी याद करिए और एक बार इस पॉइंट को पढ़िए, सिर्फ पॉइंट को पढ़ के बताना कि पार्ट डिलीवरी से कुछ समझ में आ रहा है क्या इसमें। आई लाइन समझ में? नहीं, पढ़ो इसको पढ़ो, पहले तो इसमें बताना है पार्ट डिलीवरी में, पार्ट एज अ पार्ट, पार्ट एज अ होल, वो भी समझना, वो समझ के बात करना इसमें कि क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए देखिए इसको, लाइन बताना इसमें मेन, आपको कहीं से पता पड़ा इसमें पार्ट एज अ पार्ट, पार्ट एज अ होल?
चलिए यहाँ पे देखिए क्या रहा है, अनपेड सेलर हैज मेड अ पार्ट डिलीवरी, ठीक है, मतलब 100 में से मैंने 20 गुड्स भिजवा दिए हैं। अब पॉइंट समझना क्या हुआ होगा, पीछे की सिचुएशन देखते हैं। पहले तो केस ही समझ लो, ये पार्ट एज अ होल का केस है, ठीक है। पार्ट एज अ होल के केस में क्या होता है, बायर क्या मान के बैठा है, 20 आना इज इक्वल टू 100 आना, तो सेलर भी तो यही मानेगा कि 20 देना इज इक्वल टू। तो एक बात बताओ, उसने सेलर ने, आप सेलर हो, आपने 20 यूनिट भिजवा दी, बायर ने कहा जी सर बहुत पसंद आई, बढ़िया है, 80 और भिजवाओ। सेलर कह रहा है सर कॉन्ट्रैक्ट एक हुआ है, पेमेंट भिजवा दो ना, 20 तो आई गई है। तो आपने क्या बात हुई थी, पहले 20 भेजने के बाद आप पेमेंट भेजोगे, लेकिन पहले 20 का नहीं, कितना चाहिए पेमेंट, 100 का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एक है। आप भेज दो 100 का पेमेंट, मैं बाकी की 80 भेज देता हूं। अब वो भाई साहब 100 का पेमेंट नहीं भेज रहे, तो मैं भी आगे की 80 यूनिट नहीं भेजूंगा। उन्होंने कहा जमा लिया जी मैंने, अब गलती तो मुझसे हो गई, 20 यूनिट तो मैंने भेज दी, अब 20 यूनिट पे तो मेरा राइट ऑफ लियन गया, लेकिन बाकी की बची हुई 80 यूनिट पे तो मेरा राइट ऑफ लियन है, मत दो आप 100 के पैसे, मैं भी 80 यूनिट नहीं दे रहा, क्योंकि कंटेंट हमारा ये है और मैं चाहता हूं कि आप पैसे दोगे तो मैं ये राइट ऑफ लियन छोड़ूंगा, ठीक है। तो लाइन देखिए क्या कह रहा है, अगर उसने पार्ट डिलीवरी कर भी दी है तो ही कैन एक्सरसाइज द लियन ऑन द बैलेंस ऑफ द goods not delivered unless the part was made under as a intention to waive the lien, यानी कि unless यानी कि वो ऐसा ना किया गया हो जिसमें पार्ट एज अ पार्ट हो, ठीक है। यानी कि पहले दिन तुम्हारा इंटेंशन था कि ये 20 अलग बाकी के सब अलग, तो फिर ये नहीं चलेगा भैया। आप 80 पे, मुझे बताओ पार्ट एज अ पार्ट में आप 80 पे लियन क्या करोगे जमा के, वो तो है ही आपके, आपको तो 20 के पैसे नहीं मिल रहे, तो 20 का कॉन्ट्रैक्ट तो अलग था ना, 80 का कॉन्ट्रैक्ट अलग था, तो इस 80 का लियन जमा के भी क्या फायदा मिल रहा है, वहां तो सिर्फ एक ही बात बची, क्योंकि गुड्स गए, सूट फॉर प्राइस करो भैया। तो ये केस कब बनेगा, जब पार्ट डिलीवरी आप एज अ होल कर रहे होंगे और उसमें बाकी की 80 यूनिट आपके हाथ में बची होगी, तो यहां सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं कि अभी आप लियन जमाने का राइट रखते हो, तो जमा लेना लियन, ठीक है। फिर नेक्स्ट में वो कह रहा है द सेलर कैन अबेंडन और वेव द लियन इफ ही सो डिजायर, यहां भी एक नई बात। चलो भाई, हमारा लॉ शुरू से ही बात कहता हुआ आ रहा है, अरे भाई आपको लॉ ने कोई राइट दिया और आप अपनी मर्जी से उस राइट को छोड़ना चाह रहे हो, तो छोड़ दो भाई, लेकिन एक बार छोड़ोगे तो दोबारा नहीं मिलेगा। अभी भी पढ़ के आए, कंडीशन को वारंटी बनाना है बना ले, दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। एंटिसिपेटरी ब्रीच में या तो अलाइव रख ले या ये कर ले, लेकिन अलाइव रख लिया तो फिर बाद में वापस नहीं कर पाएगा, राइट तो तू ही वेव कर रहा है। तो बताइए क्या मेरे सेलर को अगर ये राइट मिला है कि वो राइट ऑफ लियन जमाना चाहता है, लेकिन उसी ने फोन पे कहा चलो सर आप पे विश्वास करता हूं भिजवा रहा हूं मैं तो गुड्स, पैसे भिजवा देना आप, फिर पैसे नहीं आए उसके, तो अब वो कह रहा है कोर्ट से अरे सर मेरे पास तो राइट ऑफ लियन रखा था, दोबारा मंगवाओ मेरे गुड्स, अब गया राइट ऑफ लियन, नहीं मिलेगा दोबारा। यानी कि आप अपना राइट ऑफ लियन वेव करना चाहो तो कर दो, ठीक है। तो द सेलर कैन अबेंडन और वेव द लियन इफ ही सो डिजायर। तो ये कुछ रूल्स हो गए, एक बार बोल देते हैं। सेलर चाहे एजेंट बन जाए चाहे बेली बन जाए, गुड्स उसके पास हैं तो लियन रखेगा। गुड्स अगर क्रेडिट पे गए, टर्म पे थे, तो क्रेडिट एक्सपायर्ड होते ही वो अपना राइट ऑफ लियन जमा लेगा, ठीक है। और अगर आपको नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस हुआ है तो उसी के लिए आप क्या रख सकते हो, लियन, इसके लिए रख सकते हैं, चार्जेस के लिए नहीं रख सकते। पार्ट डिलीवरी में पार्ट एज अ होल की बात हो रही है, तो 20 के चले जाने से 80 यूनिट पे अभी भी आपका लियन रह सकता है, और आप चाहो तो अपना लियन खुद ही छोड़ सकते हो। इसके बाद देखिए टर्मिनेशन ऑफ लियन। टर्मिनेशन ऑफ लियन का मतलब होता है कब लियन खत्म हो जाएगा, कब आपके हाथ से लियन चला जाएगा, कब चला जाएगा। अनपेड सेलर ऑफ गुड्स लूजेस द लियन, उसका लियन कब लूज हो जाता है, तो आप लॉजिक लगाइएगा ऐसा क्या कर दिया उसने कि उसका लियन जा रहा है। पहला पहला तो आपको पढ़ते आना चाहिए, हम पढ़ के आ चुके हैं, पढ़िए इसको, पढ़ लिया ना, याद आ रहा है। अरे भाई आपने बायर के ट्रक वाले को गुड्स दे दिए, तो मतलब उसको देना इज इक्वल टू बायर को देना, अब आपके फोन करने से रुकेगा थोड़ी वो, यानी कि आपने तो राइट ऑफ डिस्पोजल छोड़ दिया। लेकिन अगर आपने अपने ट्रक वाले को गुड्स दिए होते तो अभी भी आपके पास राइट ऑफ लियन हो सकता था, क्योंकि आप वापस मंगवा सकते थे, ठीक है। पहला आपने खुद ही कैरियर को देके अपने आप को फ्री कर दिया। दूसरा दूसरा भी पढ़ते आएगा, देखिए या तो बायर या उसका एजेंट आ गया, बायर नहीं आया, बायर का एजेंट आपसे पोजीशन ले गया गुड्स का, तो आप बायर को कह रहे हो अरे नहीं 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 भाई साहब उस एजेंट भाई साहब को दोबारा भेजो, मेरे गुड्स वापस भिजवाओ। एजेंट क्यों लाएगा आपके गुड्स वापस, एजेंट को देना इज इक्वल टू प्रिंसिपल बायर को देना, तो आपने फिर से अपना राइट ऑफ लियन छोड़ दिया, ठीक है। और तीसरा केस आ रहा है, तीसरा तो अभी भी पड़ा है, जब आपने खुद ही अपना लियन वेव कर दिया तो फिर खत्म हो गया ना लियन, ठीक है।
तो आपने अपना वेव कर दिया लियन। द अनपेड सेलर डज नॉट लूज हिज लियन बाय रीजन ओनली दैट ही इज ऑब्टेन अ डिक्री। लेकिन यहाँ पे नई चीज आई है, वो देख लीजिए। सी वाले पॉइंट में पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया, व्हेन द सेलर हैज वेव्ड द राइट ऑफ लियन। ठीक है, लेकिन अब इन तीनों के अलावा इसको एक अलग ही पॉइंट लेना आप, ये वाला पॉइंट। ये थोड़ा सा अगर कई टिपिकल केस स्टडीज आ जाएं तो वहां ये पॉइंट बनता है, नहीं तो कभी आया नहीं है। लेकिन वर्ड आपको ध्यान देना चाहिए। ये डिक्री वर्ड पढ़ा था क्या हमने पहले? नहीं, तो मैं दोबारा बोल देता हूं। पूरे लॉ में याद रखना, डिक्री इज कोर्ट ऑर्डर। जब जब कोर्ट कोई ऑर्डर देता है तो ऑर्डर देने के लिए जो वो डॉक्यूमेंट बनता है उस डॉक्यूमेंट को डिक्री बोलते हैं कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे क्या हो गया ऐसा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बन गया। देखिए मैं इसको एग्जांपल वाइज ले लेता हूं। मान लीजिए इस ए ने क्या किया, ये सेलर है, इसने बी को बायर को गुड्स बेच दिए, लेकिन पोजीशन अभी भी इसके पास रखा हुआ है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने बायर को फोन किया, बायर पैसे नहीं दे रहा, तो इसने बायर को फोन करके कहा जी मैं तो जमा रहा हूं अपना राइट ऑफ लियन इस पे। तो तेने राइट ऑफ लियन जमा लिया, तो पहला राइट तेने यूज कर लिया, फर्स्ट राइट तेने यूज कर लिया। लेकिन इससे इसको साता नहीं आई, उन्होंने कहा यार राइट ऑफ लियन ही क्यों, इसने मेरे साथ गलत किया, मैं तो सेकंड राइट भी यूज करूंगा, मैं तो इस पर डैमेजेस का क्लेम भी करूंगा, कोर्ट में भी जाऊंगा इसके अगेंस्ट। तो तूने इसके अगेंस्ट कोर्ट में भी केस कर दिया। भाई लियन तो है ही सही, और भी तो राइट है, तो और राइट में मैंने कहा जी मैं तो कॉन्ट्रैक्ट एफिडेविट भी कराऊंगा, डैमेज क्लेम करने में जाऊंगा, कोर्ट में इसको घसीटूंगा। तो आपने सेकंड राइट यूज किया हुआ था और राइट ऑफ लियन भी रखा हुआ था। अब क्या हुआ, कोर्ट में जब आपने केस किया तो कोर्ट के प्रोसीडिंग में उसका डिसीजन आ गया भैया उस केस का, और उस केस के डिसीजन में ए भाई साहब विन कर गए, और विन में कोर्ट ने इनको डैमेज अलाउड भी कर दिया कि आपने केस किया था, तो कोर्ट ने डैमेज अलाउड कर दिया। उन्होंने कहा जी बी भाई साहब आप इतना डैमेज दोगे। ठीक है, अब ये बी कह रहा है कोर्ट में, उन्होंने कहा सर आपने ये जीत गए, मेरे को डैमेज मिल गया है, मेरे को इनको डैमेज देना है, लेकिन सर अब डैमेज की बात हो ही गई है तो एक राइट इनको मिल गया ना, एक राइट छुड़वाओ, इनका राइट ऑफ लियन छुड़वाओ और ये गुड्स मुझे दे दें, फिर मैं इनको डैमेज दे दूंगा। आपने बोल ही दिया है मुझे डैमेज देने के लिए। ठीक है, तो ये राइट ऑफ लियन जमा के क्यों बैठे? तो फिर से नई कहानी, राइट ऑफ लियन कितना बड़ा है, कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद भी राइट ऑफ लियन नहीं जाएगा। राइट ऑफ लियन अभी भी चलेगा तब तक जब तक तू पैसे और डैमेजेस दोनों ना, डैमेज तो अपनी जगह पे कोर्ट से लेगा। मेरा केस, ये जो कोर्ट का केस है वो तो डैमेज दिला रहा है मुझे या सूट फॉर प्राइस दिला रहा है, जब तक तू मेरे पूरे पेमेंट नहीं कर देगा तो कोर्ट भी क्या कहेगा बी को, नहीं भाई साहब मैं तो राइट ऑफ लियन नहीं छुड़वाऊंगा, आपको राइट ऑफ लियन छुड़वाना है तो पैसे दे दो। तो कितनी बड़ी चीज है राइट ऑफ लियन, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी ये राइट बना रहता है सेलर के पास। तो इसलिए ये वर्ड आया है। कहीं कहीं अगर टिपिकलिस्ट ऑफ केस स्टडीज में जाएं हम, तो वहां पे क्या हो जाता है, कभी कभी वो ऐसा बोल रहा है कि भाई उसको सूट फॉर प्राइस में प्राइस तो मिल ही गया है कोर्ट की तरफ से, तो राइट ऑफ लियन चला जाना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे लिखते हैं हाँ चला जाना चाहिए क्योंकि कोर्ट ने दिलवा दिया। राइट ऑफ लियन तो नहीं जाएगा उस दिन तक जिस दिन तक आप पैसे नहीं दो। ठीक है, तो लाइन देखिए क्या कह रहा है। अब लाइन को पढ़ना, द अनपेड सेलर डज नॉट लूज हिज लियन, उसके लियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय द रीजन ओनली ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री, उसको डिक्री मिल गई है, यानी कि कोर्ट से ऑर्डर मिल गया फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो प्राइस ऑफ द गुड्स की मैं तो दो राइट लेके रखूंगा भैया, प्राइस भी लूंगा और लियन भी जमाऊंगा। ठीक है, अब लास्ट में इसे रूल का लास्ट पॉइंट आता है, बहुत ही सीधा सा पॉइंट है, मतलब मैं आपसे इसको बिना पढ़ाए आपसे पूछता हूं, क्या 1 मार्क क्वेश्चन, क्या राइट ऑफ लियन रख लेना सेलर का ये इरादा दिखा रहा है क्या कि उसने सेल कैंसिल या रेपुडिएट कर दिए? क्या राइट ऑफ लियन रखना इज इक्वल टू सेल को रिसाइंड करना? नो और यस? नो, रीजन, अरे भाई वो तो चाहता है कि सेल पूरी हो जाए, तो राइट ऑफ लियन तो सिर्फ इसलिए कि प्राइस आ जाए, वो ये थोड़ी कह रहा है कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना चाहता। तो 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर, राइट ऑफ लियन का रखना सेल को कैंसिल करने बराबर नहीं होता। ठीक है, सिर्फ ये होल्ड करके रखा है मैंने, मुझे तो जिस दिन पैसे दे देगा तेरे गुड्स तेरे को पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, तो लाइन देखिएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड बाय द मियर एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ लियन, सिर्फ तेरे राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर लेने से सेल खत्म नहीं होती।
अगर आज भी बायर पैसे लेके पहुंच जाए तो आपको गुड्स देने पड़ेंगे, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन अलाइव, ठीक है, और बायर डिलीवरी ले सकता है बाय टेंडरिंग ऑफ प्राइस, वो पैसे लेके आ जाए। हाँ, अब अगर उसने पैसे दे दिए और आप गुड्स नहीं दे रहे तो फिर उल्टा बायर अब केस कर देगा आपके ऊपर, ठीक है। हाउएवर इफ द बायर डिफॉल्ट्स द सेलर रेमेडी इज टू रीसेल। हाँ, ये बात तो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो भैया, बायर से मांगते मांगते थक गया, याद करिए मेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो मुझे भी तो रीसेल का राइट मिलेगा, तो फिर मुझे रीसेल का राइट मिल सकता है। लेकिन अगर बायर पैसे देने के लिए रेडी बैठा हुआ है तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिसाइन नहीं होगा। तो फाइनली देख लें इस चैप्टर में हमने क्या लिया। आज का पॉइंट देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनपेड सेलर कौन है? कौन है भाई अनपेड सेलर? जिसको हाथों हाथ सेल का पैसा नहीं मिला, या उसने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया था और उसका डिसऑनर हो गया, उस दिन से उसका पेमेंट नहीं मिला। हमारे अनपेड सेलर को दो राइट मिलते हैं, पहला तब जब गुड्स उसके हाथ में हो, और दूसरा तब जब गुड्स के हाथ से चले गए हो। तो पहला हमने शुरू किया जब उसके हाथ में गुड्स होते हैं, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट राइट और सबसे बड़ा राइट उसको मिलता है राइट ऑफ लियन का, कब्जा जमा ले भैया, ठीक है। और ये ना तो किसी डिक्री से खत्म होने वाला, ना ही किसी एजेंट और बेली बनने से खत्म होने वाला। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि आप जो ये करोगे राइट ऑफ लियन, ये सिर्फ प्राइस के लिए कर सकते हो, चार्जेस और डैमेजेस के लिए नहीं, ठीक है। और आप अपना खुद का राइट खुद ही छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। और तीन तरीके से हमारा लियन चला जाता है, जब मैं बायर के करियर को डिलीवरी कर दूं, जब मैं बायर के एजेंट को डिलीवरी कर दूं, या फिर मैंने खुद ही अपना राइट छोड़ दिया, ठीक है। चलिए यहां तक हो जाता है हमारा आज का पॉइंट, तो कल आगे बढ़ाएंगे।